हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। आज फिर हमें श्रृंखला उत्तर प्रदेश पुलिस जो परीक्षा होने वाली है 23 अगस्त से स्टार्ट है, तो उसका हम लोग जीके जीएस का जो 10वां मॉडल पेपर होगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये देश कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से, भारतीय क्षेत्र को यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब ये आपका सिक्किम है, ये कौन सा राज्य है? ये है कौन सा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे है कौन सा? भूटान। यहाँ पे कौन सा देश है? भूटान। इधर यहाँ पे कौन सा है? नेपाल। और यहाँ पे कौन सा है? ऊपर की साइड में चीन है। कौन सा है? चीन है। ठीक है, तो ये 3 देशों से सीमा लगाता है कौन? सिक्किम। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, लंबाई कितनी है? करिया जाए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,106 किलोमीटर। अगर अप्रॉक्स में जाएगा ना, अप्रॉक्स में जाएगा तो 15,200 किलोमीटर। यानी कुछ हमारे क्या है ना, अन्य स्रोत हैं, वहाँ पे 15,200 दिया है और कहीं पे 15,106 दिया है। कुल हमारी क्या है? ये स्थलीय सीमा है। ठीक है ना, कुल हमारी क्या है? स्थलीय सीमा है। इसके अलावा सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? भारत से सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? ये लगती है बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, कितनी लगती है? तो 4,096 किलोमीटर, ये लगभग इतनी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है? जमात खाना, मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? कुतुब मीनार। लिखा है ना परिसर, तो कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या है देखिएगा। जो आपका कुतुब मीनार परिसर है, कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट, एक तो है क्या? कुतुब मीनार ही है। क्या है? कुतुब मीनार ही है पहला चीज़। दूसरा क्या आपका है? इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश का मकबरा है। थर्ड, अलाई दरवाज़ा है। फिर उसमें मेहरौली का क्या है? लौह स्तंभ है। लौह
स्तंभ है, ठीक है ना। तो कुतुब परिसर में ना ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुतुब परिसर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा एक और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक और है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो भारत में निर्मित ये पहली मस्जिद थी, ठीक है ना, भारत में निर्मित ये क्या थी, पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कुतुब परिसर में मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी, कुतुब परिसर में मिल जाएंगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? अमिताभ कांत, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर स्मृति ईरानी। तो ये शुरू किया किसके द्वारा, ये शुरू किया गया है जगदीप धनखड़ द्वारा। तो ये कौन है, तो वर्तमान में ये क्या है, उपराष्ट्रपति, क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और दूसरे ये राज्यसभा के क्या हैं, सभापति हैं, सभापति हैं। तो भाई वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति, आपने पता है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने और आंध्र प्रदेश। तो ये शुरू हुआ किसने, ये शुरू किया है असम सरकार ने, ठीक है ना। यानी असम सरकार ने शुरू किया है क्या, कि जो असम में जितने भी क्या है स्कूल हैं, वहाँ पे जो भी छात्र हैं, तो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, उनका जो प्रदर्शन है उसको बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो गुणोत्सव 2024 क्यों शुरू किया गया है, तो देखिएगा कि छात्रों के मूल्यांकन हेतु, किसके हेतु, मूल्यांकन हेतु, कि छात्रों का अच्छे से क्या हो जाए, मूल्यांकन हो पाए, छात्रों को क्या हो जाए, अच्छे से मूल्यांकन हो जाए, इसके लिए शुरू किया गया, ठीक है। उसके अतिरिक्त ये भी आप ध्यान रखिएगा कि असम से लेकर, कि असम में ही यहाँ पे क्या सत्रिय लोक नृत्य है, सत्रिय आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। बाकी असम में ही अंकिया नाट लोक नृत्य चलता है ना, अंकिया नाट, जिसके बहुत ही फेमस प्रवर्तक हैं शंकर देव। इस नृत्य के क्या हैं, प्रवर्तक हैं, क्या है इसके, प्रवर्तक हैं, अंकिया नाट के, ठीक है, अंकिया नाट के। उसके अलावा असम में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कामाख्या मंदिर मिलेगा, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। ये खासकर गुवाहाटी में है, नीलांचल पर्वत पर, किस पर्वत पर, नीलांचल पर्वत पर। इसके अलावा असम में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही फेमस कौन सा, बिहू लोक नृत्य फेमस है, ठीक है, जो वर्ष में 3 बार होता है, वर्ष में कितनी बार, तो 3 बार मनाया जाता है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है बिहू लोक नृत्य, ठीक है। असम में और देखेंगे तो ये माजुली क्या है आपका, नदी द्वीप है, जो किस नदी पे है, जो देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा, माजुली, कौन सा है, माजुली। चलिए क्वेश्चन देखिएगा,
आप कार में जा रहे हैं और आप आसमान से बिजली गिरने वाली है, तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल लेंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे। देखो भाई, कार की खिड़कियां नहीं खोलनी है, ठीक है, कार के ऊपर बैठना भी नहीं है, कार से उतर कर नीचे भी नहीं जाना है। आपको ये काम कर लेना है ये कि कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, तो जो आपकी बिजली होगी, जो लाइट होगी, वो कार के सरफेस से उतर कर नीचे चली जाएगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि अप्रैल 2024 में किस राज्य की मीरज कस्बे में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? यह तानपुरा क्या है? एक सितार है। कहाँ बनाया गया है? मीरज कस्बे में। और मीरज कस्बा किस राज्य में पड़ता है? ये किस राज्य का है ये? तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो जीआई टैग, तो जीआई ये एक्ट कब आया? तो एक्ट आया 1999 में आया था। ठीक है ना, तो आप सकते हैं कि फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला था? ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को कब? 2004 में। तो दार्जिलिंग की चाय यानी कि दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है। कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो यूपी में भी बहुत सारे जीआई टैग हैं। अब देखो यूपी में आप देखेंगे एक अभी जीआई टैग मिला था हनुमानगढ़ी लड्डू को। हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला था। तो पूछ लेगा हनुमानगढ़ी जो लड्डू जीआई टैग मिला था ये कहाँ का है? तो बताएंगे अयोध्या का है। कहाँ का है? अयोध्या का है। अब देखिएगा 6 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 के मध्य में निम्नलिखित में से कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव आयोजित किया गया है? लद्दाख में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। ठीक है, तो ये हुआ है कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। तो खुबानी खिलना महोत्सव होता है। ठीक है, इसके अलावा हेमिस महोत्सव भी तो यहीं का है। हेमिस महोत्सव यहीं का है। ठीक है, लद्दाख का ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा अभी यहाँ पे कौन सा एक ड्री महोत्सव था, नहीं ड्री महोत्सव था। उसके अलावा हरियाणा में तो सूरज कुंड महोत्सव होता ही होता है। ठीक है, सूरज कुंड महोत्सव हरियाणा में होता है, फरीदाबाद में। अगर देखिएगा अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो की, नामीबिया की, दक्षिण अफ्रीका के, चिली की। ठीक है, तो ये कहाँ की बनी है? तो ये बनी है कांगो की। ठीक है, जो कांगो रिपब्लिक, कांगो जो गणराज्य देश है कहाँ पे? अफ्रीका में है। इसकी राजधानी क्या है? ये किनशासा। ये क्या इसकी राजधानी है? किनशासा। नामीबिया का राजधानी क्या है? विंडहोक। इसकी क्या है? प्रिटोरियो। क्या है? प्रिटोरियो। चिली की सेंटियागो। क्या है राजधानी? सेंटियागो। ठीक है, तो ये तो कांगो कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है? साल, चीड़, स्प्रूश या देवदार। तो इसमें देखो आपका सही आंसर क्या है? तो इसमें कौन सा होगा? हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पाया जाएंगे कौन सा वृक्ष? देवदार। इससे और ऊंचे जाएंगे तो चीड़ वाले वृक्ष मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
चीड़ वाले वृक्ष मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हिमालय देखिएगा, जब हिमालय की बात करेंगे इस तरीके से जो हिमालय आपको मिलेगा 3 भागों में बटा हुआ, तो जो आपका पूर्वी हिमालय है, कौन सा, पूर्वी हिमालय, क्या है, ये ऊंचा है, पूर्वी हिमालय ऊंचा है, ठीक है। पूर्वी हिमालय क्या है, ऊंचा है, और यहाँ पे वनस्पतियाँ भी ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वी जो हिमालय है ये भूमध्य रेखा के नज़दीक भी है और ज़्यादा वर्षा भी प्राप्त होता है, ज़्यादा वर्षा भी होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा वनस्पतियाँ ज़्यादा मिलती हैं। यानी कि पूर्वी हिमालय, अगर मैं बात करूँ, पूर्वी हिमालय ये क्या है, एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है, हॉट स्पॉट, ठीक है, क्षेत्र है। भारत में 4 हैं, 4 में से एक ये भी है, पूर्वी हिमालय। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर, अरुणा आसफ अली, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये है सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। इनकी पुस्तक कौन सी? बंदी जीवन। कौन सी है? बंदी जीवन, ठीक है। चलिए, वीर सावरकर के जानते हैं, इनकी पुस्तक कौन थी? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857, ठीक है ना। ये है ना वीर सावरकर, जो 1909 में लिखा था या प्रकाशित हुआ था। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायिक नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? एच.एल. दत्तू, के.जी. बालाकृष्णन, आर.एन. लोधा, वाई.के. सभरवाल। तो ये दिया था कौन? एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू जो थे ये 48वें क्या थे? CGI थे। क्या थे? CGI थे, ठीक है। एच.एल. दत्तू जो 2021 में नियुक्त हुए थे। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर मतलब हो गया कि तिरुवनंतपुरम यानी केरल वाला हिस्सा के राजा ने 1741 में डच को पराजित किया था। पोर्टो नोवा की लड़ाई, कोलाचल की लड़ाई, पोलीलूर की लड़ाई, चंगनासेरी की लड़ाई। तो ये हुआ था कौन सा युद्ध हुआ है? ये था कोलाचल की लड़ाई। कोलाचल की लड़ाई जो है, इसमें जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने क्या किया था कि डचों को हरा दिया था। डचों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। कब? 1741 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? श्री राम वाजपेयी ने, हृदय नाथ कुंजरू ने, S.G. बाजे, श्रीनिवास शास्त्री ने। तो ये क्या था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने। अब वो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, अगर आप बात करते हैं कि जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो होगी ना, वो 1905 में होगी। कहाँ पे होगी? तो ये होगी पुणे में होगी, पुणे महाराष्ट्र में होगा। संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसके सदस्य थे कौन? इसके सदस्य थे सर्वेंट्स या सर्वेंट कह सकते हो, या सर्वेंट्स ही लिख लो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसके सदस्य थे कौन? हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने इलाहाबाद में 1914 में सेवा समिति का गठन किया था, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन्हें थेरी के रूप में जाना जाता था? थेरी के रूप में श्रद्धेय महिलाएं, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी, भिक्षुणी पद से वंचित महिलाएं, बौद्ध धर्म से निष्कासित महिलाएं। देखो, थेरी कहते थे हम लोग श्रद्धेय महिलाएं, ठीक है। कौन थी? श्रद्धेय महिलाएं, ठीक है। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? पटेल, महात्मा गांधी,
अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। यानी किसने रिकमेंड किया था कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको भंग कर दो, इसकी जगह पर लोक सेवा संघ को लाओ। ठीक है, ऐसी बात किसने बोली थी? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी। किसने कहा? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को बारे में ध्यान रखिएगा कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, यानी आध्यात्मिक, धार्मिक आ सकता है या फिर आध्यात्मिक गुरु पूछे तो ये कौन है? नारायण गुरु है। कौन है? नारायण गुरु है। जबकि राजनीतिक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि राजनैतिक कौन है? राजनैतिक पूछेगा तो बताना गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ना, आत्मकथा, वो है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्या है? मेरे सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रू। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः ददनी प्रथा संबंधित है? वस्त्र उत्पादन, युद्ध, पदाधिकारियों का भुगतान, राजस्व संग्रह। तो देखो इसमें सही आंसर क्या है? ददनी प्रथा। देखो ददनी प्रथा का संबंध है किससे? वस्त्र उत्पादन से। किससे है? वस्त्र उत्पादन से। ठीक है, किससे होगा? वस्त्र उत्पादन से। इसमें क्या हुआ? ददनी प्रथा में क्या था कि कच्चा माल, ठीक है, आपको कौन प्रोवाइड करेगा? मान लो जो बागान मालिक हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, वो किसानों को या मजदूर थे उनको उपलब्ध कराते थे, उनसे फिर बनी बनाई चीज़ें ले लेते थे, बाहर फिर बेचते थे उसी दाम पर। ठीक है ना, तो यानी कि जिस दाम पे तय करेंगे उस दाम पे ही खरीदेंगे। तो वस्त्र उत्पादन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना, समग्र मांग में धीमी वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में कमी, बेरोजगारी का उच्च स्तर। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर आपका होगा समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। ठीक है, यानी कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, तो मांग जो होगी, मांग क्या है? अगर ज़्यादा है किससे? मांग यदि ज़्यादा किससे? आपूर्ति से ज़्यादा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए, क्या? जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है ना, जब मुद्रा का चलन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, किस वायरस में उत्परिवर्तन किस कारणों में होता है? किसी वायरस में, अच्छा ये होता है किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? ठीक है, तो बताओ, इसके कोशिका आमाप में परिवर्तन, इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, इसके आकार में परिवर्तन, या इसके रंग में परिवर्तन। तो क्या इसका रीजन होगा? तो उत्परिवर्तन चेंजेस कब आएगा? जाहिर है जब अनुवांशिक जब परिवर्तित हो। ठीक है ना, आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, तब उसका उत्परिवर्तन क्या है? संभव हो पाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन हो पाएगा। ठीक है, जिसकी संकल्पना ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह सम्मिलित है? आद्यजीव, कवक, मोनेरा या प्रोटोजोआ। तो सही क्या है इसमें? कवक। यानी कि जो आपका फंगी होता है, फंगी, ये जैसे मशरूम की बात करें, मशरूम भी क्या है? एक कवक ही है। अगर आप मशरूम की बात करेंगे, मशरूम भी क्या है? एक कवक ही है। ठीक है, कवक ही है। ठीक है,
तो जो ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो ईस्ट होता है, ईस्ट, वो भी एक प्रकार का कवक ही होता है। ठीक है, एक प्रकार का कवक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती है? प्रसाधन सामग्री, ठीक है, चिकित्सा श्रेणी व ऑक्सीजन, आभूषण या पेट्रोल। देखो ये शुरुआत से ही चल रहा है, ये आप जानते हो, ये शुरुआत से बात चलती है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल किस में नहीं आएगा, पेट्रोल किस में नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा किसमें, जीएसटी में अधीन नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका जीएसटी है, तो जीएसटी एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? भारत में ये 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, लागू हुआ था, लागू हुआ था। जीएसटी, जो आपका जीएसटी है, इसमें 16 अंकों का क्या होता है, एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है ना, नंबर होता है। तो इसमें कुल मिला के 17 अप्रत्यक्ष कर, लगभग शायद 17 ही अप्रत्यक्ष इसमें कर हैं। ठीक है, तो जो जीएसटी है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। पर क्या है, आधारित है, आधारित है। जो जीएसटी है ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पे लाया गया था। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था जीएसटी। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। आइसोहेलिन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान ताप को, समान दाब को, समान वर्षा को, समान लवणता को। आइसोहेलिन की बात कर रहा है, तो ये समान लवणता को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए लवणता मापी किस में जाती है? लवणता इसमें ध्यान रखिएगा, लवणता जो है ये प्रतिशत में मापी जाती है, प्रतिशत में मापी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि समुद्र की लवणता, समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है? औसत लवणता क्या है तो बताएंगे 35%। एवरेज कितनी होती है? 35% होती है। ठीक है ना, यानी कि पानी में लवण की मात्रा क्या है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा क्या है। ठीक है, नमक की मात्रा क्या है। आपने पढ़ा होगा सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ठीक है, तो बताएंगे जो तुर्की में वान झील है। कौन सी है? वान झील। कहाँ पे है? तुर्की में है। ठीक है, तुर्की में है। ये सबसे है ना, क्या है, कैसे लवण वाली झील है। और जो आप देखेंगे एक है मृत घाटी। कौन सी है? सॉरी, मृत सागर, जो कि जॉर्डन में है और फिलीपींस की सीमा पे है। वो दूसरा सर्वाधिक लवणता वाली क्या झील है। ठीक है, इसमें इतनी लवणता है कि इस वान झील में अगर जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, तैरेंगे, क्योंकि लवणता पानी में जितना ज़्यादा होगा वो उतनी चीज़ तैरती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? ठीक है, आहार श्रृंखला बनाता है, आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है
घास मानो बकरी, घास बकरी मानो पेड़ पेट काटने वाला, और बाघ बकरी गाय मानो। तो भाई एक सीरियल होगा ना इसका। आहार श्रृंखला कब बनेगी? देखो पहले घास को क्या मानव खाएगा? नहीं भाई, ये नहीं होगा। क्या घास को पहले बकरी खाएगी? हाँ ठीक है, ठीक है, फिर मानव बकरी को खा लेगा। यही क्रम सही है, यही क्रम क्या होगा? सही है, ठीक है ना, यही क्रम सही, यही आहार श्रृंखला है, ठीक है। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, अस्थि ऊतक या रुधिर ऊतक? तो ये कौन सा है? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में क्या होते हैं? पेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात आई है प्रोटीन की। तो प्रोटीन का काम क्या होता है शरीर में हमारे? इसका काम होता है शरीर में मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत का कार्य होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में ध्यान रखना, प्रोटीन में सदैव क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अमीनो अम्ल से बनते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब प्रोटीन तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके शरीर में 20 से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो 10 बाहर से लेते हो और बाकी 10 तो शरीर बना ही लेता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन तो अब सबसे अधिक किसमें मिलेगा? तो ये प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक ये पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दालों में पाया जाता है। किसमें? दालों में पाया जाता है, ठीक है। फिर दालों में, तो सर्वाधिक सोयाबीन में, फिर दालों में, ठीक है। जो दाल हैं, जो पल्सेस हैं, ये सबसे अधिक किस राज्य में होता है? एमपी में होता है। और मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश कहते हैं भारत का इथोपिया। क्या बोलते हैं? भारत का इथोपिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीनों को ध्यान रखना, प्रोटीन के कई सारे नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? ठीक है, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, वरिंद्र घोष। तो इसमें शामिल नहीं थे कौन? वरिंद्र कुमार घोष शामिल नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे भाई। वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये तो वो लोग थे जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। अब देखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थल अंतर्जी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, एटा और मथुरा। तो ये कहाँ पे है? एटा में। कहाँ पे है? एटा में, ठीक है। तो अंतर्जी खेड़ा वो स्थान है जहाँ से लोहे का प्रथम क्या मिला था? साक्ष्य प्राप्त हुआ था। साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो भाई भारत में लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? अंतर्जी खेड़ा यूपी में मिला था, एटा में। और दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिला था? वो बनारस से मिला था। तो मान लो एटा ना दिया हो तो बनारस लगा सकते हैं प्रथम के रूप में, ठीक है, प्रथम के रूप में। बाकी एटा में ही तो आपने पढ़ा था कौन सा स्थान है, बताओ? जलेसर। कौन सा स्थान था? जलेसर, जो पीतल के घंटी और घुंघरू के लिए फेमस था। नहीं था? किसके लिए फेमस था? पीतल के घुंघरू और घंटी के लिए फेमस था। और वहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा भी है, आ जाए आपके सामने कि लोहे की जो खोज हुई है वो किस काल में हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है।
लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व की बात चलती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? करक्यूमिन, कैप्सेसिन, लाइकोपिन, कैरोटीन। तो ये होता है किसकी वजह से? ये होता है करक्यूमिन कारण से। अब जो जो हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च मैं बात करूं तो हरी मिर्च में जो इसमें चटपटाहट जो होती है, चटपटाहट जो होती है वो कैप्सेसिन के कारण ही होती है। ठीक है, लाइकोपिन, चलो ठीक है भाई। टमाटर की बात करते हैं। ठीक है, टमाटर का जो लाल रंग है वो इसकी वजह से होता है। अब देखो जो गाजर की बात करते हैं, कैरेट, गाजर का जो लाल रंग होता है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, ठीक, जैसे पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, मानव का रक्त लाल क्यों होता है? ठीक है, तो बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि जफराबादी सुरती और क्या है मेहसाना किस पशु की नस्लें हैं? ठीक है, भैंस, गाय, बकरी, भेड़। तो ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, क्या है? भैंस की नस्ल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बकरी की बात करें तो एक प्रजाति आप देखेंगे पश्मीना बकरी, सुना होगा, जो ऊन बनता है। गाय की बात करें तो एक गाय आप देखेंगे तो यहाँ पे है काढ़ियावाड़ी, ये भी क्या है? गाय की क्या है? प्रजाति है। पश्मीना बकरी की है। ठीक है ना। एक आपने मुर्रा भी भैंस की प्रजाति है। ठीक है, कौन सा? मुर्रा, ये भैंस की ही क्या है? प्रजाति एक होती है। आगे देखिएगा, सेह सहलंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सेह संगल उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है, मेघालय का है, अरुणाचल प्रदेश का है, या फिर लद्दाख का ये है। ठीक है, कहाँ का है? तो देखो जो सेंग सहलंग ये मेघालय का है। मेघालय में एक और उत्सव मनाया जाता है बड़ी फेमस, वो है वांगला। कौन सा है? वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ही आप देखेंगे तो चेरापूंजी व मासिन राम स्थान है। तो मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मेघालय में ही आप देखेंगे तो मिलेगी क्या? यहाँ पे नोकरेक चोटी, क्या मिलेगी? नोकरेक चोटी मिलेगी। ठीक है, नोकरेक चोटी मिलेगी, जो कि यहाँ की मतलब मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय की क्या है? सबसे ऊंची चोटी मिलेगी ये। ठीक है, मेघालय में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? एक उमरोई हवाई अड्डा है। यह मेघालय का हवाई अड्डा कहाँ पे है? उमरोई में है, न कि शिलोंग में है। ठीक है, अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। शिलोंग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। पूर्व का क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये मेघालय से इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी मणिपुर की बातों को करना ज़रूरी है। मणिपुर में ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? लोकटक क्या है? झील है।
जो कि कैसे है, मीठे पानी की झील है, रामसर साइड तो है ही है ये। तो जो लोकटक झील है, इसी लोकटक झील में क्या मिलेगा आपको, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ केबुल लाम जाओ क्या मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ठीक है ना। और मणिपुर का राजकीय पशु क्या है, संगाई हिरण। तो इसी केबुल जाओ राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा संगाई हिरण, जो कि मणिपुर का क्या है, राजकीय पशु है। क्या है, मणिपुर का राजकीय पशु है ये। आगे देखिएगा, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहे जाने वाले भारतीय मनोवैज्ञानिक जिनका निधन हो गया, सुधीर कक्कड़, जगजीत पावड़िया, शेफाली शरण, मनोज पांडा। तो ये कौन है, सुधीर कक्कड़, ठीक है, सुधीर कक्कड़। तो सुधीर कक्कड़ माना जाते हैं क्या, भारतीय जो साइकोलॉजी है उसके जनक माने जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, बलवीर पुंज, संजीव सान्याल, मनसुख मंडाविया, संजीव रवि। तो देखो इसमें कौन है, मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया, ठीक है। ये क्या रह चुके हैं, मनसुख मंडाविया क्या रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। जो 17वीं लोकसभा थी ना उस वाले में। अभी तो जेपी नड्डा है। कौन है, इस समय 18वीं वाले में जेपी नड्डा हैं। अगला देखिएगा, सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे डैश डैश फसल में देखा जा सकता है। तो ये देखा जा सकता है मक्का में। किसमें भैया, मक्का, ठीक है, मक्का फसल, ये फसल वाली है। तो मक्का को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कार्न पाउडर भी कहते हैं, सबसे अधिक मक्का किस देश में होता है, तो बताएंगे ये होता है यूएसए में। कहाँ होता है, यूएसए में होता है, ठीक है। अब मक्का आप देखेंगे तो ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है, दोनों समय में बोया जा सकता है, ठीक है। कपास, देखो कपास की बात करते हैं तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, शीर्ष उत्पादक। अगर राज्य पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, तो बताएंगे गुजरात, फिर कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो कपास होगा ना काली मिट्टी में होता है। कहाँ पर होता है, काली मिट्टी में। और कपास हमारे यूपी में कहाँ होता है, तो यूपी देखेंगे तो रुहेलखंड और बुंदेलखंड वाले एरिया में होता है, ठीक है, रुहेलखंड और बुंदेलखंड वाले एरिया में होता है। कपास किससे प्राप्त होता है, कपास अगर प्राप्त करने की बात करें तो कपास जो प्राप्त होगा ना, वो कपास के जो क्या होता है ना, जो बीज होता है, ध्यान रखिएगा, जो बीज होता है उस बीज में ये गुथे हुए संरचना जैसा होता है, ठीक है ना। कपास किससे प्राप्त होगा, कपास प्राप्त होगा बीज से प्राप्त होता है। तो पौधे किस भाग से प्राप्त होगा, कपास बीज से प्राप्त होगा, ठीक है ना। और कपास किस मिट्टी में सबसे अधिक मतलब उसका विकसित हो सकता है या फिर उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, तो काली मिट्टी होता है। किस होता है, काली मिट्टी होता है। अब देखिएगा जो चावल की बात करते हैं ना, चावल ध्यान रखिएगा कि एक गोल्डन राइस सुना है आपने क्या, गोल्डन चावल की बात करें तो गोल्डन चावल किसका एक प्रमुख स्रोत है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विटामिन ए का ये क्या है, स्रोत है। विटामिन ए का क्या है, ये स्रोत है। कौन, गोल्डन चावल, ठीक है।
हालांकि विटामिन ए की आपूर्ति करने के लिए इसे बनाया ही गया था, ठीक है, उसकी आपूर्ति करने के लिए बनाया ही गया था, ठीक है। गेहूं की बात करते हैं तो जो आप देखेंगे जो चावल है ना, चावल ये विश्व की या फिर भारत की क्या है भाई, प्रमुख खाद्य फसल है, प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक अगर फसलों में देखा जाए तो इसी को खाया जाता है या प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में, ठीक है। अब गेहूं देखेंगे, गेहूं, तो गेहूं में एक जो खासकर एक प्रजाति पाई जाती है, इससे माइक्रोनी या फिर जो है वो बनती है खासकर, ठीक है। तो गेहूं धान का दूसरा क्या है, प्रमुख उत्पादक है। अब गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, यूपी करता है। सीड्स उत्पादक कौन सा देश है, राज्य है, सीड्स उत्पादक अगर राज्य पूछेगा तो वो यूपी हो जाएगा, ठीक है, यूपी हो जाएगा। चावल में पश्चिम बंगाल, सेकंड में यूपी होगा चावल में, ठीक है। अब देखिएगा, जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है, शर्करा का, अम्ल का, पेक्टिन का, जैव नियंत्रक का, ठीक है ना। अब देखो, अब जेली बनाना है तो जेली तो मीठा होता है ना, तो फिर अम्ल का कोई मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है, अम्ल नहीं यूज होगा, जैव नियंत्रक का यूज नहीं होगा, ठीक है, शक्कर अक्कर तो डालते ही नहीं हो, क्या, तो पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन इसलिए डालते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहे, वो सही अवस्था में रहे, ताकि उसको लंबे समय तक यूज किया जा सके। मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित है, किस पे आधारित है, स्टॉक का नियम, बियर का नियम, ओम का नियम, फोरियर का नियम। अब देखो, ओम का नियम तो भैया यहाँ नहीं लगेगा ना, ठीक है, ओम का नियम यहाँ नहीं लगता है, फोरियर का भी नहीं लगता है, ठीक है, बियर का नहीं लगता है, क्या है, स्टॉक का नियम, ठीक है ना, स्टॉक का नियम लगता है, ठीक है। अब बात आई है मृदा की, तो मृदा पे भी थोड़ा बात कर लें हम लोग। मृदा, तो मृदा के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं भाई, किसने बता दिया 8 प्रकार हैं, तो जो ICAR है ना दिल्ली में, उसने बताया भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो आपका एक मृदा होगा कौन सा, जलोढ़ मृदा, कौन सा, जलोढ़ मृदा, ठीक है ना, इसका विस्तार सबसे अधिक है, ठीक है, इसका क्या है, सर्वाधिक विस्तार है, इसका क्या है, सर्वाधिक विस्तार है भारत में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया पे यही फैली हुई है, ठीक है ना। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे मिलेगा आपको लाल मृदा, ठीक है ना, ये सबसे अधिक, और सबसे अधिक उपजाऊ भी मृदा कौन है, जलोढ़ मृदा है, जैसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, खादर और बांगर, क्या होती है, खादर व बांगर होती है, ठीक है। अब देखिएगा कि सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता किस में होती है, वो होती है काली मिट्टी में, ठीक है भैया, सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता किसमें होती है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी वैसे भी चिकनी होती है, किसमें होती है, काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। और सबसे कम किसमें होगी, तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें सबसे कम होती है, उसमें क्या होती है, सबसे कम होती है, ये ध्यान रखिए। तो यूपी में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा है, तो जलोढ़ मृदा है, कैसी है, जलोढ़ मृदा आपको यूपी में मिलेगा। उत्तर भारत में सबसे अधिक मृदा यही है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है, दही का, घी का, पनीर का, क्रीम का। भैया रेनेट बनाना है, अच्छा रेनेट का उपयोग क्यों करते हैं, तो जो पनीर है ना, पनीर, अगर आपको पनीर बनाना है तो रेनेट का क्या होगा, उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपने अगर क्रीम की बात करते हैं
तो आपने लिखा था जो क्रीम जो बनाने वाली मशीन होती है, ठीक है, तो आपने देखा था, तो उसको हम लोग उसमें कौन सा मशीन जो थी उसमें कौन से बल लग रहा था, तो अपकेंद्री बल लग रहा था। कौन सा लग रहा था? अपकेंद्री बल लग रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा दूध से आप कई सारे उत्पाद बना सकते हो, ठीक है, दूध से कई सारे उत्पाद बन सकते हैं, ठीक है, दूध से कई सारे उत्पाद बन सकते हैं। तो दूध में ध्यान रखिएगा, दूध में कौन सा, इसमें तो लैक्टोज क्या मिलता है? शर्करा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो दूध है, तो दूध भाई मीठा क्यों होता है? दूध जो है वो मीठा क्यों होता है? उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो बताएंगे कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज। जैसे गन्ना है, गन्ने में सुक्रोज। गन्ने में कौन शर्करा मिलेगी? गन्ना में कौन मिलेगा? सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। जैसे शहद में कौन मिलेगा? शहद में क्या मिलेगा? शहद में तो बताएंगे फ्रुक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। कौन सी है? फ्रुक्टोज। कौन सी है? फ्रुक्टोज है। फिर इसके बाद में देखा जाए, फिर इसके बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा माल्टोज, ठीक है। माल्टोज किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा शर्करा किस में पाई जाती है, ठीक है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शर्करा भी कहते हैं। तो किसी भी शब्द के पीछे अगर ओज लिखा होता है ना, तो ये दर्शाता है कि ये क्या? एक शर्करा है। क्या है? शर्करा है। अगर जो एज लिखा है ना, एज, जैसे एमाइलेज, ठीक है ना, तो इसमें फिर ये एंजाइम होगा। कौन सा होगा? एंजाइम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पनीर, ठीक है, पनीर। तो चले अगले पे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा के अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे हवा की अनुपस्थिति ना हो, ठीक है, और कोई भी हरा पेड़ पौधा होता है उसमें जो किण्वन से बना जो उत्पाद होता है उसे क्या कहेंगे? शुष्क घास, साइलेज, तृण, लिंट, ये कहेंगे साइलेज, ठीक है, साइलेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, साइलेज, ठीक है, क्या कहलाएगा? साइलेज कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? साइलेज कहलाएगा। अच्छा याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों में सेलुलोज शर्करा होती है, ठीक है, सेलुलोज शर्करा होती है। चाहे वो एक बार पूछा गया था कि जो गेहूं के डंठल है, गेहूं का डंठल, उसमें कौन सा शर्करा पाया जाएगा? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में पूछा जाता है आपसे कि जो भूसा है, भूसा में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो सेलुलोज ही पाया जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपके जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं ना, जो पेपर होते हैं वो, जो अगर हम देखा कार्यालयों में जो पेपर को रख देते हैं तो बाद में वो पीला पड़ जाता है, ठीक है। क्यों पड़ जाता है? रीज़न क्या है? क्योंकि जो पेज, जो पन्ने वन्ने होते हैं, ये किससे बने होते हैं? तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो सेलुलोज की लुगदी होती है उससे बनते हैं। तो सेलुलोज क्या करता है? जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ठीक है ना, रिएक्शन होता है, तो पेज आपके पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, वाइट जो पेज होते हैं पीले पड़ जाते हैं। तो सेलुलोज शर्करा के रिएक्शन करने से ऑक्सीजन के, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है? राइबोफ्लेविन, ये देखो, ये विटामिन B2 है। ये कौन सा? विटामिन B2 ही तो है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन क्या है? इस रासायनिक नाम है। बियर, बेल, सेब, नींबू। तो ये क्या होना चाहिए भाई? नींबू में तो नींबू में तो कौन मिलेगा? विटामिन C पाया जाएगा ना, C पाया जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। सेब, बियर,
भाई बियर का पता नहीं, सेब आप देखेंगे तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए सेब, लेकिन जब खट्टा होगा तो फिर सी ही मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सेब में सी की, क्योंकि कितना भी मीठा हो लेकिन हल्का फुल्का कट्ठा रहता ही रहता है। तो ऑप्शन क्या है आपका बेल। तो जो बेल है इसमें जो राइबोफ्लेविन ये पाया जाता है, क्या आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, बेल में। आगे देखिएगा, अगला का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्भो जी, हरिदास, मनोहर जी, सूरत गोपाल, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जम्भो जी। कौन है? जम्भो जी। देखो जो बिश्नोई संप्रदाय है ये कहाँ पे एक्टिव कहाँ पे था? तो देखिएगा, अगर बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के लोग, बिश्नोई संप्रदाय लोग पाए जाते हैं। अधिकतम तो केंद्र तो यही है, केंद्र तो यही है, ठीक है। एक नाम सुनूंगा अमृता देवी बिश्नोई, एक नाम सुना होगा, बड़ा नाम है भैया, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी जो बिश्नोई है, इन्होंने देखा राजस्थान में क्या किया था, जो आपके जो खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था, ठीक है ना। तो खेजड़ी क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी जो है, ध्यान रखिएगा, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही होता है, ठीक है। और ये छायादार पौधा होता है और फलदार भी पौधा होता है ये, ठीक है। तो लेकिन आप देखो, जो चिपको आंदोलन है ये सबसे पहले शुरू राजस्थान में ही हुआ था, लेकिन इससे प्रेरित होकर उत्तराखंड में आंदोलन आया 1973 में, ठीक है ना। तो जो प्रसिद्ध था ना चिपको आंदोलन, जो ये चिपको आंदोलन जो प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, ये 1973 वाला था, जो कहाँ पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, जिसमें कई सारे लोग इसमें शामिल थे। इसमें सबसे बड़ा जो नाम इसमें आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का आता है, ठीक है ना। किसका नाम आता है इसमें? सबसे बड़ा नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये नाम आता है इसमें, सबसे बड़ा नाम आता है, ठीक है। इन्हें वृक्ष मित्र भी कहते हैं। तो जो फेमस हुआ था वो उत्तराखंड वाला था, लेकिन जो चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ ना, ये राजस्थान में ही हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई ने शुरू किया था, जब वहाँ के राजा ने जंगल काटने का आदेश दे दिया था। तो क्योंकि ये जितने भी जनजातियाँ होती हैं, ये पेड़ पौधों को अपना आश्रय मानती हैं, अपने को भगवान वो लोग मानते हैं, ठीक है ना, इन पेड़ पौधों को, ठीक है। तो जब राजा ने आदेश दिया तो जितने ये महिलाएं थीं बिश्नोई संप्रदाय की, पेड़ों से चिपकना शुरू हो गई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए पेड़ों के साथ में इनको भी काट दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन अब लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, सवाल वही पूछेगा कि जो उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन था वो किस आंदोलन से प्रेरित था? तो जो राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ना, उससे ये प्रेरित था, उससे क्या था? प्रेरित था, ठीक है। अगर सिंपल सवाल पूछे कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो फिर ये आपको बताना है, ये बताना है। लेकिन सवाल ये हो कि चिपको आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है ना, प्रारंभ कहाँ हुआ, शुरुआत में प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो वो था कौन सा? राजस्थान से हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड वाला इसी से प्रेरित था, राजस्थान वाले से। चलिए आज का अंतिम देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कुल कितनी संपत्तियां विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं? 40, 41, 42 या 44? तो वैसे सम्मिलित कितनी है? सम्मिलित तो इसमें 42 है, ठीक है। अब विश्व विरासत सूची ये कौन जारी कौन करता है? तो ये सबको पता है, ये जारी करता है कौन? यूनेस्को करता है, जारी करता है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है,
पेरिस यानी कि फ्रांस में है, जो हमने पढ़ा है क्या, सीन नदी के किनारे है फ्रांस, ठीक है ना। अब देखिएगा अभी 40 है, तो लेटेस्ट वाले मेरे हिसाब से पढ़ लेने चाहिए, ठीक है ना, लेटेस्ट वाले पढ़ लेने चाहिए कि इसमें से 41वां कौन सा है नहीं, तो 41वां है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वो कोलकाता में एक विश्वविद्यालय बनाया था उसको, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो विश्व भारती है नहीं, क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता में जो है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे पहले, इसे कहते थे शांति निकेतन, शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में 42वां भी इसमें शामिल हो गया, कौन सा 42वां, ये कौन था, होयलेश्वर मंदिर, होयलेश्वर मंदिर समूह शामिल हो गया। ये कहाँ पे है, होयलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, होयलेश्वर मंदिर समूह कर्नाटक में, हालांकि 3 मंदिरों का ये समूह है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 41 और 42, यानी टोटल है 42, आगे कोई शामिल हो सकता है तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन जो आपने इसको समझा होगा, लिखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।